हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी फॉर सोशियोलॉजी में। मेरा नाम है यश और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 की। तो आज हम पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। जैसा कि आप सबने टेलीग्राम चैनल पे वोट किया था, इसलिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं और शुरू करते हैं। हम इसमें पूरी 10 यूनिट कवर करेंगे पेपर 1 की, उसके बाद पेपर 2 की। और इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मॉडल आंसर ज़रूर बना के डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। बट इसमें अभी के लिए हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। हम एक थीम पे अभी काम कर रहे हैं कि क्या थीम पूछ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया आप सब लोग अभी बिगिनर ही हैं, कुछ लोगों ने जस्ट कवर किया है सिलेबस को एक बार ही, है ना। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2013 से लेकर 2022 तक सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो शुरू करते हैं 2013 से। पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लरिश टू बिगिन विद ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन यूएसए। ये इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात कर रहा है, कहाँ पे? यूरोप में। और ये कह रहा है कि सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन कहाँ पे? यूएसए में। अब सभी को पता है ये 19th सेंचुरी के और 20th सेंचुरी में अर्ली जो स्टार्ट हुआ था उसकी बात कर रहा है, सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे सबसे पहले जो डिपार्टमेंट बना था यूएसए में सोशियोलॉजी का, वो कैनकस यूनिवर्सिटी में बना था। उसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटी में इसको इस्टेब्लिश किया था एल्बियन स्मॉल ने। और ये जो डिपार्टमेंट था ये रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन, जैसा क्वेश्चन में भी बता रखा है, वुमेन्स के राइट्स के बारे में बात करता था, लेबर राइट्स के बारे में बात करता था, स्टूडेंट्स के बारे में, है ना। और चिल्ड्रंस जो हैं उनकी स्कूलिंग से रिलेटेड इसमें बात होती थी। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको हमें लेके चलना है, मतलब हमें एक स्टोरी फॉर्मेट में समझना है इस पूरे को। जैसे कि आप दोबारा अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज द फैमिली। फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कहाँ पे? यूरोप में। तो यहाँ पे अभी हम दोबारा किसकी बात कर रहे हैं? यूरोप की। और फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज। अब आप खुद बताइए कि सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है कहाँ पे? यूरोप में। अभी कह रहा है कि वहाँ पे इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी कब आएगी? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत सारी मशीन्स आएंगी, इंडस्ट्रीज लगेगी। तो जब जॉब्स भी क्रिएट होगी, जब बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होगी, तो लोग क्या करेंगे? अपने घर से दूर जाएंगे माइग्रेट होके और वहां पे जॉब करेंगे इंडस्ट्रीज में। अब जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, वो लोग पूरी जॉइंट फैमिली को लेके तो सिटीज में नहीं जाएंगे। वो लोग हो सकता है अपनी वाइफ को और अपने चिल्ड्रन को लेके जाए। तो इसी से क्या राइज होता है? न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट। तो न्यूक्लियर फैमिली सिटी में फ्लरिश होंगी। तो इसी चीज़ों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2015 में क्या पूछा इन्होंने, हाउ एनलाइटमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द दोबारा इमरजेंस ऑफ इसका सोशियोलॉजी का। ये आपको ना कुछ टर्म्स इसमें याद रखनी है, ये हर बार एक ही चीज पे सवाल पूछेगा। एनलाइटमेंट, मॉडर्निटी, रेनेसा, डार्क एजेस, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, या सोशियोलॉजी एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज, या आप इवेंट्स बता दीजिए जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से पहले हुए थे, या कौन सी फोर्सेस थी जिन्होंने हेल्प किया सोशियोलॉजी को इमर्ज होने में। फिर ये पूछ सकता है कि सोशियोलॉजी वहीं पे क्यों इमर्ज हुआ है सोशियोलॉजी में, बाकी जगह पे क्यों नहीं हुआ? तो भाई उसकी वही कंडीशंस रही होंगी वहां पर, वहां का स्ट्रक्चर ऐसा होगा सोशल पॉलिटिकल, इसलिए वो सिर्फ वहीं पे इमर्ज हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 2016 का। इसमें बात कर रहा है, सोशियोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। प्री एमिनेंटली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, मतलब ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी है वो पर्टिकुलरली स्टडी करती है सिर्फ मॉडर्न सोसाइटीज को। तो इसमें कोई भी चीज ना एब्सोल्यूट नहीं होती 100%। अब सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटीज को भी स्टडीज करती है बट सिर्फ मॉडर्न को नहीं करती। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, बट वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज को भी स्टडी करती है। और अगर हम इसका एक फ्रेमवर्क बनाएं कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुआ, तो हमें अपने आंसर को डार्क एजिस से स्टार्ट करना है। डार्क एजिस से कैसे? डार्क एजिस जो है वो एक पीरियड है इन यूरोप में, किसके किसके बीच का? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर इन 5th सेंचुरी एंड बिफोर द अराइवल ऑफ रेनेसा।
रेनेसा कब आया था? 15th सेंचुरी में। तो ये जो पीरियड है हम इसको डार्क एजेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई किसी को क्वेश्चन नहीं करता था, जो पहले से नॉर्म्स और बिलीफ सोसाइटी में चले आ रहे थे वही लोग मानते थे। या भी कह सकते हैं जो इसमें ओल्ड यूरोप था वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था, स्टैग्नेशन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस थी। और उसके बाद क्या आया? रेनेसा, मतलब रीथिंकिंग, मतलब नए आइडियाज की बात होने लगी, है ना। और इसको रेनेसा को एक कल्चरल मूवमेंट भी कहते हैं इटली में। और रेनेसा ही है जो काम करता है एज अ ब्रिज का डार्क एजेस और मॉडर्न टाइम्स के बीच में। और हम इसमें इस बारे में भी बात कर सकते हैं कि जो ह्यूमन है उसको सेंटर पे रखा गया था। किसमें? रेनेसा में। कि अब जो भी होगा हम ह्यूमन की थिंकिंग को या ह्यूमन को, हम इनको भी इम्पोर्टेंस देंगे। और इसी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे, मॉडर्निटी, एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन सब की बात हमें इसी क्वेश्चन में करनी है। मतलब अब हो सकता है वो स्टोरी का कोई भी पार्ट पूछ ले, हो सकता है डार्क एजिस से रेनेसा पूछ ले, रेनेसा से मॉडर्निटी पूछ ले, मॉडर्निटी से एनलाइटमेंट पूछ ले, और या तो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2017 में इसने पूछा है, एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज, दोबारा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, कि वो अलग से एक डिसिप्लिन कैसे इमर्ज हुआ, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड? रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर। हम स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा साइंस के लॉज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, कॉम्पटे डरखाइम वगैरह। तो हम सब चाहते थे कि हम साइंस के लॉज को सोशियोलॉजी में लगाएं और फिर हम उसको पढ़ें। तो ये वही पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे हुआ एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, बाकियों से अलग, किस पे बेस्ड हो गए? रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्पर। तो इसके लिए हमें दोबारा वही सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट जो था यूरोप में उसकी बात करनी पड़ेगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करनी पड़ेगी, जो जो सोसाइटी में चेंजेस आए थे हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 3 तरह के चेंज आए थे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो अगर हम सोशल चेंजेस की बात करें तो राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा आ गया था। जैसे मैंने बताया ना अभी ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने कि न्यूक्लियर फैमिलीज इमर्ज हुई थी और सेक्युलरिज्म हो रहा था, अर्बनाइजेशन की बात कर सकते हैं हम, है ना। और अब हम इकोनॉमिक चेंज की भी बात कर सकते हैं, क्या क्या हुआ था दोबारा से? मार्केट फोर्सेस में चेंज आया था, कैपिटलिज्म आया था जिसकी बात कार्ल मार्क्स करता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और पॉलिटिकल चेंजेस भी आए जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी की बात होने लगी, डेमोक्रेसी की बात होने लगी। बट हमेशा होता है ना, किसी चीज के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। ये सारी चीजें आई, सोशल चेंज हुआ, हमें लगा यार बहुत अच्छी बात है कि अब सब रैशनल हो रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर लोगों का चेंज हो रहा है, टेम्परामेंट चेंज हो रहा है। बट फिर हमने देखा कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट हुई, और वो प्रॉब्लम्स क्या थी? उनको हम दोबारा 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स क्या होगी? पॉवर्टी हो सकती है, न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है। इकोनॉमिक चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो क्या होगा? पुअर लिविंग कंडीशन, न्यू क्राइम्स, या लोगों को जॉब बहुत जल्दी मिल नहीं पा रही थी, और मिल रही थी तो वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इस बारे में हम बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, मतलब किसी भी चीज़ को हम एज अ फिक्स नहीं मान सकते थे, परमानेंट। कभी भी कुछ भी चेंज हो जा रहा था, कोई लीडर पोजीशन में आ रहा था, कोई लीडर नहीं आ रहा था। तो इन सब चीज़ों के कारण ही ये जितने भी हमने अभी रीजंस डिस्कस करे हैं, इससे ही किसका इमरजेंस होगा? एक नई बॉडी ऑफ नॉलेज का, जिसको हमने क्या नाम दिया? सोशियोलॉजी। तो 2017 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए लगभग। बाकी आप चिंता मत करिए, सबके मॉडल आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो, है ना। अभी हम अगर हर क्वेश्चन में इतना डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, इसलिए हमें वीडियो की लेंथ को भी थोड़ा ध्यान में रखना है। और नीचे चलते, बाकी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको पूछना हो तो आप मेरे को दोबारा टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। अब हम आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन है 2018 का, 19 19 में 2 क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से, फिर 20 में
फिर 21 में, और एक के नीचे 22 में। मतलब इस यूनिट से आप देखिए कि हर साल एक दो सवाल आपके आ रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है जो हम अभी बात कर रहे थे, यूरोप इज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस। वहां पे क्या इमर्ज हुआ, मॉडर्निटी इमर्ज हुई। अब इस दोबारा आपको वही सब चीजें लिखनी है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करी। फिर ये देखिए वही क्वेश्चन, हाउ डिड द इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आप इस टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं, मैं तो कहता हूँ आप बुक्स पढ़िए, सोर्सेस पढ़िए, और आप अपने हर टॉपिक से रिलेटेड 2-3 पेज के कंसोलिडेट नोट्स बना लीजिए। उन नोट्स में आप थिंकर डाल दीजिए, डायग्राम डाल दीजिए, कोट्स डाल दीजिए, आपको जो जो अच्छा लग रहा है आप उस 2-3 पेजों में ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपकी लिखने की स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आंसर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बाकी आपको जो आपका कंटेंट है आपके नोट्स में, आपको वही रिप्रोड्यूस करना है। तो इससे आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। बट अगर लास्ट मोमेंट पे आप बहुत सारी बुक्स देखेंगे तो ना तो वो रिवीजन हो पाएगा, ना आप थिंकर कोट कर पाएंगे, और आपका आंसर ना बहुत ही जनरलाइज और जीएस जैसा दिखेगा, वो ऑप्शनल सोशियोलॉजी जैसा नहीं दिखेगा। तो उसको ऐसा बनाने के लिए आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप वो टर्म्स यूज कर पाएंगे। हेजीमनी हो गया, एलियनेशन, तो ये सारे आपको तभी टर्म्स यूज कर पाएंगे आप जब आपके नोट्स में ये होंगे। और इसके लिए आप अपना सोर्स पढ़िए और ऐड कर दीजिए। तो दोबारा देखिए इसने फिर मॉडर्नाइजेशन की बात करी है। मैंने आपको बताया ना 4-5 टॉपिक ही पूछता है, मॉडर्नाइजेशन, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, और रेनेसा, डार्क एजेस, यूरोप में ही क्यों आया, किस लिए आया, व्हाट आर द रीजंस या व्हाट कॉजेज, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज। अब जैसे दोबारा देखिए 2019 में क्या पूछा इसने, डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स। इसका मतलब होता है किसी इवेंट से पहले की बात करना। मतलब इवेंट क्या था हमारा, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये कह रहा है सोशियोलॉजी के इमर्ज होने से पहले हिस्टोरिकली एंटीसीडेंट्स क्या थे, मतलब पास्ट क्या था। अब पास्ट हमें पता ही है, दोबारा रेनेसा, मॉडर्निटी, एनलाइटमेंट, डार्क एजेस, जो हमने चेंजेस की बात करी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इनकी बात कर सकते हैं आप, अर्बनाइजेशन की बात कर सकते हैं आप, ये बता सकते हैं कि मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेस को यूज़ किया जा रहा था। हम सब लोग हर चीज़ को एक शक की निगाह से देखते हैं, हम रीजन पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। और सबसे बड़ी बात, जो रिलीजन है वो अपनी पोजीशन को लूज करता जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी आ रही है और जो मोनार्की थी उसको हटा दिया जा रहा था। और हम इसमें इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की बात कर सकते हैं, पोस्ट एनलाइटमेंट की बात कर सकते हैं, है ना। और इसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर भी बता सकते हैं, अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, किन लोगों ने कैसे कैसे थ्योरीज दी, उन थ्योरीज का लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने बायोलॉजिकल थ्योरी दी थी, और ऑर्गेनिज्मिक सॉरी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो मतलब हमें इन चीज़ों के बारे में ही बात करनी है। इसमें साइंटिफिक मेथड्स के बारे में हम बताएंगे कि हम उनको अप्लाई करना चाहते थे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सोशल कंडीशन की बात कर सकते हैं हम इसमें, है ना। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आई थी जो कि थीम बेस्ड थी, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और आप ये बता सकते हैं कि कोई भी जो सोसाइटी में था वो सोशल ऑर्डर नहीं था। यही सारे तो इवेंट्स थे जो पहले हुए थे। और जो इंडस्ट्रियल सिटीज थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया है 2022 का, इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट और इसका कंपैरिजन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी, ऐसे। तो ये है, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटमेंट डू यू थिंक पेव द वे फॉर द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ये कह रहा है एनलाइटमेंट ने ऐसा क्या रास्ता बनाया कि सोशियोलॉजी इमर्ज हो गया, मतलब ऐसा कौन सा वे था जो एनलाइटमेंट ने बनाया। तो हमें इसमें वही बात करनी है दोबारा से अपनी, क्या कि चेंज आए सोसाइटी लेवल पे, और राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज हुई, प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड एसोसिएट थी, उसके बाद इसका कुछ रिएक्शन आया, मतलब एक सर्च स्टार्ट हुई कि हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए। और इसी से क्या हुआ, राइज ऑफ सोशियोलॉजी एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इस पे भी दो व्यूज आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी का इमरजेंस हुआ है वो एज अ रिएक्शन हुआ है, किससे, एनलाइटमेंट से। इसको हम ऐसे समझेंगे कि
कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सोशियोलॉजी है वो एनलाइटमेंट के वजह से उसका जन्म हुआ है, बट अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब एनलाइटमेंट आया और उसका जो रिएक्शन था उसके बेसिस पे सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ है, ऐसा कहा था इरविन ने। मतलब कि एनलाइटमेंट आया, सब लोग नई नई चीज़ों की बात कर रहे हैं, नई नई चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। तो ये कहता है कि जो नई नई चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जो रिएक्शन आया कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो पहले ही ठीक थे, तो इस चीज़ ने सोशियोलॉजी का इमर्ज कराया है। तो ये दो व्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन। अब देखिए, इसमें भी हमने 2013 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। अब इसमें ये वही ना सेम चीज़ पूछेगा एग्जैक्ट। पहले क्या पूछा इसने, सोशियोलॉजी का कंपैरिजन एंथ्रोपोलॉजी के साथ। हो सकता है भी इन दोनों में सिमिलैरिटीज भी पूछ ले, और और क्या पूछ सकता है, डिफरेंसेस। दो ही चीज पूछ सकता है, या तो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस, जनरली यही पूछते हैं। और दो ही सब्जेक्ट का पूछेगा। अब इस बार क्या पूछा, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। ऐसे पूछ सकता है सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, है ना। और एक ब्रॉड भी पूछ सकता है, सोशियोलॉजी का सबके साथ, जैसा कि इन्होंने 2017 में पूछा गया है, डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, है ना। ये कैसे इसकी चेंजिंग इक्वेशंस, है ना, मतलब कैसे कैसे ये चेंज हुआ है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है सोशियोलॉजी अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। कोई कहता है कि नहीं सोशियोलॉजी और एंथ्रो सेम है, कोई कहता है सोशियोलॉजी और साइको सेम है। जैसा कि हमें पता है जो एंथ्रोलॉजी है वो ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ती है, बहुत सारे थिंकर्स ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, स्पेंसर, समनर। समनर का फॉकवेज का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, और स्पेंसर का सोशल डार्विज्म, जैसे मेलेनोस्की था हमारा एक थिंकर, उसने अपनी रिलीजन जो थ्योरी दी थी उसमें उसने एंथ्रो के मेथड्स का यूज किया था, है ना। डरखाइम, डरखाइम की डीओएल थ्योरी हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी। ऐसी इसकी एक ब्रांच है जिसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। वो क्या स्टडी करती है, स्मॉल सोसाइटीज को, है ना। तो ऐसे ही हमें कुछ कंपैरिजंस करना है इसका, कुछ सिमिलैरिटीज बतानी है, बस ऐसे हम हर सब्जेक्ट का करते जाएंगे। जैसे कि कहता है एंथ्रोपोलॉजी में कि ये जो होता है इसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये फोकस करते हैं क्वालिटेटिव पे। और ऐसी सोशियोलॉजी की बात करें तो ये फोकस करता है क्वांटिटेटिव पे। हमने कहा ना, डरखाइम वगैरह ने स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, क्वेश्चनरीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे सोसाइटी की जो स्टडी थी डरखाइम की, उसमें उसने डाटा का बहुत अच्छा यूज़ किया। और ये कहता है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टडी करता है सोसाइटीज को, कौन सी, जो कि सिंपल होती हैं और ऑल एक्सपेक्ट्स को कवर करता है। बट कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सोसाइटी। क्या, पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। ये पॉइंट्स मैंने नितिन सांगवान से कुछ बोरो करे हैं, कुछ मैंने, जैसे एक और अच्छी सोर्स इसका क्या हो सकता है, इग्नू, है ना। आप इग्नू को बीच बीच में ज़रूर देखते रहें। जैसे विलियम वाइट ने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा वो किया था, ग्लोरीफाई किया था, आप ये कह सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कुछ नहीं होता कि फॉर एग्जांपल हमें क्रिमिनल्स के ग्रुप को पढ़ना है, तो अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर हम उनको दूर से ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है हमें सही ना मिल पाए इंफॉर्मेशन, बट हम उनके बीच में जाके घुल मिल जाएंगे क्रिमिनल्स में, कि भाई मैं भी तुम्हारा दोस्त ही हूँ, उन्हीं के साथ आप खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। तभी तो आपको उनकी थिंकिंग पता चलेगी कि वो कैसे प्लान करते हैं चोरी को, क्राइम कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, क्राइम करने के बाद भागते कैसे हैं। मतलब वो एक ट्रू इमेज मिल पाएगी हमें उनकी, जब उनके बीच में घुल मिल जाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे और उनको पता भी ना चले। अगर उनको पता चल जाएगा तो वो अपने वो रिएक्शंस देंगे ही नहीं, वो कुछ और तरीके से रिएक्ट करेंगे, है ना। तो ऐसे ही ये सोशो एंथ्रो का हो गया। अब हमें सोशो साइको का भी पूछ सकता है, जैसे 2014 में पूछा गया। इसमें हमें क्या करना है, भाई जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है सोशियो से। इसमें हमें दोबारा बहुत थिंकर हमें सब में कोट करने हैं, जैसे कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ, पार्सन का इफेक्टिव रोल ऑफ मदर, मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये नाम अभी आपको नए लग रहे होंगे एज अ बिगनर, बट अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। फिर धीरे धीरे हम इनके बारे में और डिटेल में जाएंगे,
जब मैं कंटेंट वाली वीडियोस बनाऊंगा उसमें हम इनके बारे में आराम से बात करेंगे। जैसे डरखाइम ने कहा था, सुसाइड जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ये होता है सोशल करंट से, है ना, जो कि डेविएंस कॉज कर देते हैं। डेविएंस मतलब होता है भटक जाना, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन चेंजिंग। ठीक है, ये बात भी सही है कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है उसने स्कोप क्या किया है सोशियोलॉजी का, बहुत ज़्यादा चेंज। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें कि ग्लोबलाइजेशन ने इसके स्कोप को बहुत ज़्यादा और वाइड कर दिया है ना। मतलब ये पॉइंट इसलिए है कि जब आप नोट्स प्रिपेयर करें अपने, तो आपके दिमाग में ये रहे कि यार ऐसा ऐसा कुछ पूछा जा चुका है। अब दोबारा पूछा क्या है, डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेज, शायद कट गया है बट ये यही होगा। और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, हाँ सही प्रोनाउंस किया ना मैंने, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। और हाउ डू रिलेट सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, ये सेम क्वेश्चन अभी इन्होंने 2017 में पूछा गया था। इसको हम ना एक दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। जैसे इसमें भी वो क्वेश्चन शायद तक पूछा नहीं गया है बट हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे कि स्कोप जो है ना सोशियोलॉजी का, उसको पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, मतलब एक टाइमलाइन के थ्रू। फॉर एग्जांपल 1840 से लेकर 1880 इसको हम फर्स्ट फेज नाम देंगे, 1880 से 1940 इसको हम सेकंड फेज नाम देंगे। उसके बाद थर्ड फेज आता है जिसमें ब्लेंड हो जाता है। जैसे कि आपको शुरू से बताऊं तो ये समझिए कि पहले 1840 से लेकर 1880 तक जो थिंकर्स थे, कॉम्पटे वगैरह, ये ना मैक्रो यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, मैक्रो। उसके बाद 1880 से 1940 तक स्कोप क्या हुआ सोशियोलॉजी का, और वाइड हुआ। डरखाइम ने सोशल फैक्ट दिए, वेबर ने इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी दी। इससे क्या हुआ ना, दो स्कूल इमर्ज हो गए। समझ पा रहे हैं आप, दो स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हो गए। स्कूल मतलब कि एक लोग अलग कह रहे हैं, दूसरे लोग अलग कह रहे हैं। मतलब वो दो स्कूल जो थे, एक था सिंथेटिक, एक था फॉर्मल। अब सिंथेटिक वाले जो थे वो मैक्रो सोशियोलॉजी पे फोकस बहुत ज्यादा करते थे, मतलब ब्रॉड वे में देखना चाहते थे। वही कहते थे कि मतलब सोशियोलॉजी है वो सब कुछ स्टडी कर सकती है। और जो फॉर्मल वाले थे, जिसमें वेबर था, जिसको माइक्रो कहते हैं, वो कहते थे कि नहीं यार, सोशियोलॉजी का स्कोप तो बहुत लिमिटेड है, ये सब कुछ नहीं पढ़ सकती। और हम ये बात कर सकते हैं कि जो सेकंड फेज था 1880 से 1940 का, सोशियोलॉजी को डिवाइड किया था सोरोके ने दो पार्ट में, जनरल सोशियोलॉजी और स्पेसिफिक सोशियोलॉजी। और ये बता सकते हैं फॉर्मल स्कूल में जिसमें वेबर था, जो कि लिमिटेड स्कोप की बात करते थे, उसमें उसने टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की बात करी थी, है ना। उसके बाद एक थर्ड फेज आया जो कि कहता है कि देखो, पहले वाले मैक्रो पे फोकस कर रहे थे, दूसरे वाले माइक्रो पे, ठीक है। अब जो तीसरा है, ये कह रहे हैं मिला दो, मैक्रो भी और माइक्रो भी। जहाँ पे हमें मैक्रो की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि सोशोलॉजी स्टडी एवरीथिंग, ये मैक्रो वाले हैं। और माइक्रो वाले कह रहे हैं इसका रोल लिमिटेड है। तो ये कह रहे हैं जहाँ पे हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल गिडन्स ने अपनी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में यूज किया, मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में यूज किया, मर्टन ने कंबाइन करा माइक्रो मैक्रो को, पार्सन ने स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की थ्योरी दी, सोशल सिस्टम बताया। अब इसके बाद आता है एक लास्ट फेज जो कहते हैं फोर्थ, जो कि हम अभी की बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की, या कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, जिसमें माइकल फोकोल्ट, उन्होंने अपना डिस्कोर्स एनालिसिस बताया। एलन ब्राइमन, इसको आप हरलम्बस में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ब्लू हरलम्बस जो बुक है उसमें इनके कोट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो किया। जैक डेरिडा की बात करेंगे हम, जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच दी, है ना। तो ऐसे कर करके ये टॉपिक हम खत्म करते हैं अपना, स्कोप एंड कंपैरिजन। मतलब आपको यही करना है, हर टॉपिक से रिलेटेड आप अपना नोट्स बना लीजिए। इसमें सोशो का एंथ्रो के साथ, एंथ्रो का किसी और के साथ, मतलब ये कुछ भी पूछ सकता है, बट एक चीज कॉमन रहेगी जनरली, सोशो। दूसरा चेंज करता जाएगा, साइकोलॉजी, हो सकता है हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री पूछ ले तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम यही बताएंगे कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट को स्टडी करती है ना। और सोशियोलॉजी जो है वो कंटेम्प्रेरी में और प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, कि हमें तो अभी के बारे में बताना है। ये बता सकते हैं जो हिस्ट्री है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, सोशियोलॉजी नॉर्मेटिव होती है, इस बारे में हम बता सकते हैं। और सोशियोलॉजी ना चीज़ों को क्या करती है, जनरलाइज करती है। जो भी पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको बहुत जनरलाइज वे में
प्रोड्यूस करेगी। बट जो हिस्ट्री है वो क्या करती है, ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करती है रियल इवेंट्स का। ये पॉइंट्स आपके सब आपको मिल जाएगा, नितिन सांगवान में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हरलम्बस में भी आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को कोट करते रहना है, अपना रिवाइज करते रहना है। आप कोड जैसे मैं बताया तो आप इसमें कोड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। इससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अगर कंपैरिजन आता है हिस्ट्री में और सोशियो में। और ये कोड बोल सकते हैं आप, सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। ये सब मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। और बताए ना, जैसे कि हो सकता है, अब ये तो हमने क्या बात करी, सोशियो और हिस्ट्री की। तो अभी जैसे हमने बताया कि सोशियो नोमेथेटिक हो सकती है, हिस्ट्री आइडियोग्राफिक हो सकती है। सोशियोलॉजी चीज़ों को जनरलाइज करेगी, जनरल वे में प्रेजेंट करेगी। बट हिस्ट्री क्या करती है, पर्टिकुलराइजिंग करती है। हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव है ना। हिस्ट्री फोकस करती है पर्सनैलिटीज पे, इवेंट्स पे, है ना। बट सोशियोलॉजी जो है वो फोकस करेगी पैटर्न्स पे। जैसे कि एक सेइंग है कि जो सोशियोलॉजी है वो फाउंड करती है सिमिलैरिटीज इन डिफरेंट इवेंट्स, बट जो हिस्ट्री है वो फाउंड करती है डिफरेंसेस इन सिमिलर इवेंट्स। तो इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो इसकी बात करते हैं। अब देखो इसमें भी वही चीज है, या तो डिफरेंसेस पूछेगा कि हाउ सोशियो डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस, तो बताइए कि सोशियोलॉजी कैसे डिफरेंस है कॉमन सेंस से। तो जैसे हम ये बता सकते हैं कॉमन सेंस क्या होता है, अजम्पशंस पे बेस होता है कि हाँ यार शायद ऐसा होता होगा। बट जो सोशियोलॉजी है वो एविडेंस पे बेस्ड है। और ये कह सकते हैं हम जो कॉमन सेंस है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक है या नेचुरलिस्टिक है ना। और जो सोशो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेरिकल डाटा पे बिलीव करती है, टेस्टिंग पे बिलीव करती है, ये कह सकते हैं हम। और जो कॉमन सेंस है वो सब्जेक्टिव है, ये कह सकते हैं हम। जो सोशियोलॉजी है वो ऑब्जेक्टिव है। और ये भी कह सकते हैं हम जो कॉमन सेंस है वो स्टेटस कोस्ट है, मतलब वो चेंज नहीं आता ज़्यादा। जैसे पुरानी थिंकिंग चले जा रही है, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो जब ये सोशो है जो हमने अभी बात करी कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कर बात करती है ना, हिस्ट्री पुरानी की बात करती है, तो ऐसे ये चेंज ओरिएंटेड है बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी। और कॉमन सेंस क्या है, अनरिफ्लेक्टिव है, मतलब जो अपने आप को ये जो ओरिजिन है ये उसी को क्वेश्चन नहीं करती कि ये बातें कहाँ से आई है पुरानी। जैसे हम कहते कि अरे तो बहुत ही कॉमन सेंस बात है, तेरे को इतना भी नहीं पता। तो ये चीजें यही हैं। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो सोशो है वो चैलेंज करती है ट्रेडिशनल को, स्टीरियोटाइप्स को, कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। और हमने बताया ना डर्खाइम, कॉम्पटी, ये सब तो पहले से नेचुरल साइंस के लॉज को अप्लाई करना चाहते थे सोशियोलॉजी में। तो यही पॉइंट्स है। अब हम धीरे धीरे और क्वेश्चंस देखते हैं आगे, उसके बाद चलते हैं। जैसे कि आपको ना हर टॉपिक पे एक डेफिनेशन भी तैयार करनी है। फॉर एग्जांपल आपसे कॉमन सेंस पूछा तो आप ये बता सकते हैं, इट इज़ अ रूटीन नॉलेज दैट पीपल हैव ऑफ देयर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज। एल्फ्रेड शुल्स को आप कोट कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि जो कॉमन सेंस है क्या है, इसको एग्जामिन करता है, कोई नहीं करता, अनएग्जामिन्ड है, अनरिफ्लेक्टेड है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब जो कहा मान लिया। हम जो सुनते सुनाते आ रहे हैं हमें लगता है वही चीज ठीक है कि यार ऐसा ही होता होगा, बट हमने उनको देखा थोड़ी है, हम उनको क्वेश्चन नहीं करते हैं। तभी तो एक बात बताई हमने कि ये अपने आप के ओरिजिन को ही क्वेश्चन नहीं करती है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से जनरली आपको हर एक दो साल में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, 16, 18, 21, है ना। तो हाउ इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू कॉमन सेंस, यही जो सारे पॉइंट्स बताए कि भाई कैसे डिफरेंसेस है, कैसे सिमिलैरिटीज है। इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है। हाँ, बहुत सारे थिंकर जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो ये मानते हैं, ग्रामसी वगैरह, गिडन्स वगैरह, ये तो कहते हैं कि ये जो सारी थ्योरीज आई हैं सोशियोलॉजी की, ये पहले कॉमन सेंसिकली थी। वो कॉमन सेंस जो बात थी वो आगे जा जाके और डेवलप हुई और वो सोशियो की थ्योरी में बदल गई। ये गिडन्स वगैरह मानते हैं। हम ये बता सकते हैं कि एक गिडन्स का कोट है यहाँ पे बहुत फेमस, कि समटाइम्स सोशियोलॉजिकल नॉलेज ऑल्सो इटसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। इसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जो मैरिटल ब्रेकडाउन होते हैं वो पीपल को
विश्वास दिलाते हैं कि जो मैरिज है वो बहुत ही रिस्की है। हम हीगल की बात कर सकते हैं, जो कि कहता है ऑल फिलोसफी ग्रेजुअली डेवलप फ्रॉम द ऑर्डिनरी डे टू डे कॉन्शियसनेस एंड डेली लिव एक्सपीरियंस, कि हम जैसे डेली रहते हैं इससे जो डेवलप हुई है ये उसी की बात करता है। और मार्क्सिस्ट ने भी अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इस टॉपिक पे। ये कह सकते हैं कि कॉमन सेंस को लेके ना मार्क्सिस्ट पहले से ही ना बहुत कभी कभी क्रिटिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कॉमन सेंस नॉलेज जो है वो भी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, उसको बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की। और वो कहते हैं कि जो कॉमन सेंस है ना ये रूलिंग क्लास ने बनाया है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई पैर छूना अच्छी बात है, तो वो कहता है कि ये रूलिंग क्लास ने बनाया और ये अपने फायदे के लिए बनाया है, कि भाई आप पैर छुओ ये अच्छी चीज़ है। मतलब डोमिनेंट की बात करता है, ये सुपीरियर और इंफीरियर की बात करता है, कि जो छोटे लोग हैं इंफीरियर लोग हैं उन्होंने कॉमन सेंस को नहीं बनाया है, ये जो रूलिंग वाले उन्होंने ही कॉमन सेंस को बनाया है। तो इसी के साथ हमारी ये स्लाइड भी ख़त्म होती है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट 2 का। तब तक के लिए थैंक यू।